दो सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री के भारतीय जनता पार्टी ने दिए, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। आज से मुझे पत्रकारिता में जानने का मन था कि ये सब राजनीतिक काम है और ये सब नहीं करना चाहिए, तो उसमें जो है माता जी का बहुत योगदान रहता था। और बाद मुझे लगा कि इस देश के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं और इसमें हमारे जैसे लाखों लोग लग करके जो है इस काम को करेंगे तो आने वाले दिनों में यह जो हमारा सोने की चिड़िया जो भारत कहा जाता था, तो केवल हम नौकरी के माध्यम से उसको वापस नहीं ला सकते हैं। जो है मुझे स्नातक की पढ़ाई के समय जो है मैं गिरफ्तार हुआ और वो जेल भेजा गया। सेवा करना और देश के विकास में अपना योगदान देना, समाज के विकास में अपना योगदान देना, यह भी एक बड़ी चुनौती है। नमस्कार, लाउड स्पीकर 90 FM के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वेद प्रकाश पाठक और आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात एक युवा शख्सियत से कराने जा रहे हैं। उनको शख्सियत हम इसलिए कह रहे हैं कि वो न केवल राजनीतिक क्षेत्र में बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी एक अलग पहचान गढ़ रहे हैं। हमारा जो बिहार से सटा हुआ जिला है कुशीनगर जिला, जिसको काफी पिछड़ा माना जाता रहा, उसको एक नई सांस्कृतिक पहचान देते हुए एक अग्रणी सोच के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। बिना किसी भूमिका के हम स्वागत करना चाहेंगे मनोज पांडे जी का। धन्यवाद मनोज जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे हमारा जो हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस अंचल में रहते हैं, तो यहाँ जब घर में बच्चा पैदा होता है तो माता पिता की भी इच्छा रहती है और हमारे मतलब क्षेत्र के युवाओं की भी इच्छा रहती है कि वो IAS बने, BCS बने, IPS बने और कम से कम एक सरकारी नौकरी की तो इच्छा रहती ही रहती है। ऐसी परिस्थितियों में आपने बहुत कम उम्र में एक राजनीतिक विचारधारा के साथ अपना जुड़ाव किया, तो क्या ये आपकी अपनी सोच थी, आप अपने सोच से आकर्षित हुए या परिवार में कोई इस तरह का बैकग्राउंड था? थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। नहीं, यह मेरा व्यक्तिगत सोच था कि जिसके कारण मैं एक छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपने राजनीतिक कैरियर का और एक समाज सेवा करने का जो मन में था कि कुछ लोगों के लिए किया जाए, वो एक अच्छा माध्यम था। विद्यार्थी परिषद से जुड़ करके छात्र हित की लड़ाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया और उससे बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा भी। और व्यक्तिगत तौर पर हर आदमी की जो आकांक्षा होती है, चूंकि विद्यार्थी परिषद एक अच्छा संगठन है और वो कहीं से भी केवल राजनीति में जाने के लिए नहीं प्रेरित करता है, वह समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को प्रेरित करता है। और इसीलिए मैं भी 2002 से 2004 के बीच में सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए अपनी इलाहाबाद में मैं रहा। वहाँ कुछ स्वास्थ्य कारणों से मैं नहीं उस काम को पूर्ण कर सका। उसके बाद से मुझे पत्रकारिता में जानने का मन था, लेकिन यह एक समाज सेवा का भी जुनून था और मुझे कुछ संगठन के लोगों ने सुझाव दिया कि यह जो संगठनात्मक परिस्थिति है, इसमें आप जैसे नौजवानों की आवश्यकता है और उसको मुझे लगा कि समय देना चाहिए, क्योंकि समाज और देश के लिए इस प्रकार के जो संगठन है उसमें मैं अपना अगर समय दे रहा हूं तो यह मेरे लिए बहुत ही उत्कृष्ट कार्य होगा। जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है, हम जिस क्लास से आते हैं, वो आता है कि जब हम कहीं भी सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बाधा आती है हमारे अपने परिवार की तरफ से। अपने जो नाते रिश्तेदार होते हैं, जो पास पड़ोसी होते हैं, कहीं न कहीं से वहां से हतोत्साहित किया जाता है। और निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि इन चुनौतियों का सामना आपने भी किया होगा, तो कैसे इन बाधाओं को पार किया, इसके बारे में बात। देखिए, यह बहुत बड़ी चुनौती है और इसको दूर करने के लिए मेरी माता जी, अभी जो दिवंगत हैं, वो बहुत सहयोग करती थी कि जब पिताजी और घर के कोई बड़े भाई इस काम को करने से मना करते थे कि ये सब राजनीतिक काम है और ये सब नहीं करना चाहिए, तो उसमें जो है माता जी का बहुत योगदान रहता था और वो जो है फिर समझाती थी पिताजी को और परिवार के लोगों को कि नहीं, अभी एक अच्छा काम है और इस तरह से सब लोग जब नौकरी में ही जाएंगे, सब लोग व्यवसाय ही करेंगे, तो समाज का काम कौन करेगा। इसलिए ये काम थोड़ा सा माता जी ने सरल बनाया। प्रेरित कहाँ से हुए थे? प्रेरणा का स्रोत आपका कौन था? कैसे आपने सोचा कि इस क्षेत्र का चुनाव करना है? देखिए, क्या है ना कि थोड़ा सा कुछ जैसे बचपन में मुझे अखबार पढ़ने का बहुत शौक था और ऐसे भी कहीं कुछ इस प्रकार के परिचय अगर मिल जाते थे तो उसको भी मैं बहुत गंभीरता के साथ पढ़ता था। कुछ इस प्रकार के परिचय जो है और कुछ साहित्य मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा प्राप्त होते थे और उसको मैं पढ़ता था।
विद्यार्थी परिषद से जो मुझे साहित्य मिलते थे उस साहित्य को मैं पढ़ता था, और उसके बाद मुझे लगा कि इस देश के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, और इसमें हमारे जैसे लाखों लोग लग करके जो है इस काम को करेंगे तो आने वाले दिनों में यह जो हमारा सोने की चिड़िया जो भारत कहा जाता था, तो केवल हम नौकरी के माध्यम से उसको वापस नहीं ला सकते हैं, और हर क्षेत्र में जाकर के, और इसमें हमको इस माध्यम से विद्यार्थी परिषद और संघ के माध्यम से ये काम को करना चाहिए। तो मनोज जी ने जो है जो अध्ययन किया, जो साहित्य पढ़ा, जो सीखा, जो देखा, उसे इन्होंने निर्णय लिया कि हमें राजनीतिक क्षेत्र में जाना है, विद्यार्थी परिषद से जुड़े। अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और उस तरफ आएंगे कि किस तरह से मनोज जी का जो एक छोटा सा राजनीतिक सफर रहा है और खास तौर से इनका जो सामाजिक सफर रहा है वो किस तरह से वहां एक अलग पहचान कर रहा है कुशीनगर में, उसकी तरफ आएंगे। लेकिन अभी हम राजनीतिक सफर पे ही बात करेंगे। विद्यार्थी परिषद से आप जुड़े, बाद में आप भारतीय जनता युवा मोर्चा के विभिन्न पदों पर रहे। इस दरमियान आपकी एक और पहचान रही कुशीनगर में कि आपने तमाम आंदोलन किए, तमाम सामाजिक मुद्दों को लेकर के और जनता के हक को लेकर के, किसानों के हक को लेकर के आंदोलन किए। तो थोड़ा सा हम चाहेंगे आप उन आंदोलनों के बारे में बताएं और साथ में उन आंदोलनों के वो संस्मरण भी बताएं कि किस तरीके से उसके लिए आपको जेल जाना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। जैसे हम लोग जब छात्र राजनीति में थे और आंदोलन हम लोग करते थे, तो आंदोलन हिंसक न हो, ये परिषद के माध्यम से हम लोगों को ये प्रेरणा मिली थी कि आंदोलन बहुत व्यवस्थित और अपनी चीजों को करने के लिए, मांगने के लिए हम लोग करते थे। उसमें जब मैं स्नातक का परीक्षा दे रहा था, उस समय विश्व हिंदू परिषद का एक कार्यक्रम आया हुआ था और उसको लेकर के गिरफ्तारियां हो रही थी, और पहली बार जो है मुझे स्नातक की पढ़ाई के समय जो है मैं गिरफ्तार हुआ और वो जेल भेजा गया। अस्थायी जो जेल बने थे उसमें रख करके अनरिकॉर्डेड 2 दिन तक हम लोगों को जेल में रखा गया, और उसके बाद से फिर एक मन के अंदर से जो है ये जेल जाएंगे तो ये सब चीजें भय धीरे धीरे खत्म हो गया, और जो भी समाज हित, चाहे वो गन्ना किसानों का हित हो या नौजवानों छात्रों का कोई ऐसा विषय हो, उसको लेकर के हम लोग खड़ा हुए, और फिर से 2011 में, उसके बाद से 2016 में मैंने 3 दिन का आमरण अनशन भी किया, बड़े पैमाने पर जो है। 16 में क्या मुद्दा था? गन्ना किसानों के बकाया मूल्य भुगतान के लिए, और कप्तानगंज चीनी मिल के ऊपर जो है तमाम बकाया था गन्ना किसानों का, और हम लोगों के आंदोलन के बदौलत उस साल हम लोगों ने बहुत ज्यादा किसानों का पैसा दिलवाया। तो ये संतुष्टि भी मिलती है कि हम लोग जो है चाहे जेल गए या गिरफ्तार हुए या हमारा करियर प्रभावित हुआ, लेकिन हम एक समाज हित में अपना योगदान दिए। मनोज जी, आमतौर पे जैसे राजनीतिक क्षेत्र में जब आदमी संघर्ष करता है, जेल जाता है, मेहनत करता है, तो एक इच्छा रहती है कि टिकट मिले, चुनाव लड़े, विधायक हो, नगर पंचायत का अध्यक्ष हो, किसी न किसी पद की लिप्सा होती है, प्रयास भी व्यक्ति करता है। जाहिर सी बात है आपने भी शायद टिकट के लिए प्रयास किया होगा। उन परिस्थितियों के बारे में बताएं, कभी आपने कोई कोशिश की टिकट के लिए, मिला, नहीं मिला? क्योंकि आज के दौर की सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती ये है कि जल्दी पद पाना चाहते हैं लोग, और पद न पाने के बाद, पद अगर नहीं मिलता है या उनको टिकट नहीं मिलता है या किसी राजनीतिक दल में उनकी वाली नहीं होती है, तो दल बदलते उनको समय नहीं लगता है। तो आपने कब कब प्रयास किया टिकट लेने के लिए या किसी पद के लिए प्रयास किया, और नहीं मिला तो क्या आपका प्रतिक्रिया था, किस तरीके से आपका? क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है आज के दौर के लिए। देखिए देव जी, क्या है कि हम विद्यार्थी परिषद के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की राजनीति शुरू किए, तो सबसे पहले मैं युवा मोर्चा का प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य हुआ, और उसके बाद से तमाम ऐसे पद थे संगठन में, छोटे छोटे, और वो काम मिलते रहे। तो कुल मिलाकर के संगठन में काम, और जहां तक टिकट का सवाल है, 2022 में मैं पहली बार टिकट की अपेक्षा किया था, और उसके लिए कोई ऐसा नहीं कि मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं दल छोड़ दूंगा, विचारधारा बदल दूंगा, और आगे भी ऐसी कोई योजना नहीं है कि हमें टिकट नहीं मिला या मैं अगर टिकट की इच्छा रखता हूं तो मैं अपना दल छोड़ दूं या विचारधारा छोड़ दूं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां कहते हैं, और मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि अब जो भारत है वह भारतीय जनता पार्टी के बिना अधूरा लग रहा है। अच्छा, एक चीज आपने कहा कि इसके लिए दल न छोड़ा, निश्चित तौर पे धैर्य का आप दे रहे हैं, और अभी गोरखपुर में कल या परसों का ये समाचार है
कि आदरणीय शिव प्रताप शुक्ला जी को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया, और धैर्य का तो उससे बड़ा उदाहरण तो शायद कोई हो नहीं सकता। तो आप जिस राजनीतिक दल में हैं, आप क्या महसूस आप भी करते हैं कि यहाँ एक आम कार्यकर्ता है और वो धीरज और संघर्ष जारी रखता है तो उसका प्रतिफल उसको मिलता है? देखिए, इस देश के दो सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री के भारतीय जनता पार्टी ने दिए, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। और ये दोनों शख्सियत जो है बने, ये सामान्य परिवार के लोग थे। ऐसे तमाम हमारे मुख्यमंत्री जो भी राज्य के हुए हैं, सब एक सामान्य परिवार से आते हैं। तमाम हमारे मंत्री हैं जो सामान्य परिवार से आते हैं, विधायक भी हमारे सामान्य परिवार से आते हैं, सांसद, तमाम राज्यपाल बने हैं, ये सब सामान्य परिवार से आते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में ही यह संभव है कि इस तरह के सामान्य लोगों को जो है बड़ा पद सौंपती है और उसके काम और उसके चीजों को देख करके वो आगे बढ़ाती है। राजनीति में उच्च पदों पर जाने वाले बहुत से ऐसे उदाहरण है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शादी नहीं की। आपने भी शादी इसीलिए नहीं की? देखिए, क्या है ना कि मुझे लगता है कि हर आदमी का अपना जीवन जीने का अलग कला है, और उसमें जो है ये जो कि पारिवारिक बंधन से बहुत सारी परिस्थितियां जो हैं वो समाज में आप पूरी तरह से समर्पित होकर के उस काम को नहीं कर सकते अगर आप ये ऐसे जो है बंधन में है। तो मुझे लगता है इस नाते जो है मैंने बंधनों से स्वतंत्र होकर पूरा अपना योगदान देने इसके पीछे उद्देश्य है। तो घर के लोगों का दबाव नहीं रहता है? नहीं, दबाव तो रहता है, दबाव रहता भी था, लेकिन उस चीज को समझाया जाता है और वो एक चुनौती रहती है, लेकिन हर किसी के सामने आता है। लेकिन हमारे देश सेवा करना और देश के विकास में अपना योगदान देना, समाज के विकास में अपना योगदान देना, यह भी एक बड़ी चुनौती है। और हर कोई जो है मेरे परिवार में जैसे हम लोग 3 भाई हैं, तो 2 भाई अपना परिवार चलाने के लिए, घर चलाने के लिए लोग हैं। बाकी मुझे यह अपना निश्चय है कि मैं अपना समाज सेवा में ही योगदान दूंगा। ये मनोज जी का राजनीतिक पक्ष था, और अब हम जिस पक्ष के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो इनका सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष है, वो जानना बहुत महत्वपूर्ण है। कुशीनगर में बिहार से सटी हुई एक नदी है, नारायणी नदी, और आज उस नदी की पहचान मां नारायणी के तौर पे हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जहां बहुत कम लोगों का मूवमेंट होता था, वो धीरे धीरे एक पर्यटन स्थल के रूप में वो जगह पूरी तरह से विकसित हो गया है। और उसके पीछे मनोज जी ने एक बहुत बड़ा प्रयास किया, रचनात्मक प्रयास आपका था। वहां कुशीनगर में एक पूरी टीम लेकर के, पूरी टीम के साथ काम करते हुए आपने जो है वहां मां नारायणी सामाजिक कुंभ का आयोजन कराना शुरू किया। करीब 6 साल से वो कुंभ हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कुशीनगर जिले के लिए, और अब सबसे बड़ी बात है कि उसके रोजगार के भी अपने पहलू हैं, और वहां तमाम आयोजन होते रहते हैं समय समय पर मनोज जी और आपकी टीम द्वारा। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। मनोज जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी जब राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसकी महत्वाकांक्षा रहती है कि आंदोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे, कोई छोटा बड़ा टिकट पाएंगे, कोई पद पाएंगे। सब सामाजिक हस्तक्षेप कम लोगों का होता है, और खासतौर से जो सामाजिक हस्तक्षेप आपने किया, कैसे ये दिमाग में आया, कहां से ये प्रेरणा मिली कि नहीं, जो पॉलिटिक्स है इसको करते हुए ये सोशल इंटरवेंशन हमको करना है? कैसे ये दिमाग में आया आपके? देखिए, राजनीति में रह करके समाज का काम करना, यह हम हर लोग बोल जाते हैं, लेकिन काम को चुनना और उसको करके आगे बढ़ना, उस काम को आगे बढ़ाना, यह बहुत बड़ी चुनौती होती है। और ये सोच जो है कि हम वहां पे इस प्रकार का आयोजन करें जिससे मां नारायणी के महत्व को मैं जन जन तक पहुंचा सकूं, और वहां के नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए एक बड़ा रोजगार का अवसर भी पैदा हो सके, और वहां रहने वाले स्थानीय लोग जो हैं उनके मन में मां नारायणी के प्रति श्रद्धा व्यक्त हो, और एक पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थल के रूप में पनियामा जो हमारा क्षेत्र है, जहां पहले केवल गोलीबारी होती थी और उसको दियारा क्षेत्र बोलते थे, तो उसमें जो है हम लोगों ने अच्छे अच्छे कार्यक्रम के माध्यम से और लोगों को जागरूक किया। और आज के परिवेश में वहां पर स्थानीय लोगों का एक बहुत बड़ा समर्थन और बहुत बड़ी श्रद्धा है उस मां नारायणी को लेकर के। और प्रत्येक वर्ष हम लोग मां नारायणी सामाजिक कुंभ का आयोजन 3 दिवसीय मौनी अमावस्या के अवसर पर करते हैं, और वहां पे लाखों की संख्या में जो है श्रद्धालु आते हैं स्नान करने। और आज हम पूरी आयोजन समिति हमारी जो है
इसमें सैकड़ों नौजवानों की एक टीम है जिसमें महीनों से लग करके उस काम को करती है। और इस काम के पीछे जब मैं यह काम शुरू करने की सोच रहा था, बचपन में हम लोग जाते थे, नारायणी तट पे मेला लगता था वहां पे, तो वहां जो बालू के ऊपर से जल बहता था और जाड़े के मौसम में वो एकदम से बड़ी स्वच्छ जल रहता था, तो देख करके इतना आकर्षित होते थे हम लोग कि एकदम मनमुग्ध हो जाते थे और लगता था कि इसमें कुछ है। तो इस तरह की कई बार चर्चा करने पे परिवार के लोगों ने और कई जगहों पे जैसे समझ विकसित हुई, तो लोगों ने बताया कि शालिग्राम भगवान ठाकुर जी जिनकी हम पूजा करते हैं वो तो इसी में पाए जाते हैं। तो एक श्रद्धा का भाव भी पैदा हुआ और उसके कारण फिर हम सोचने लगे कि इसमें तो हम लोगों को कुछ करना चाहिए। इतने महत्वपूर्ण स्थान पे रहते हैं कि हम जिस जगह पे रहते हैं वहीं से मां नारायणी प्रवाहित हो रही है, वहीं जो है भगवान जी हैं और हम लोग कुछ करते नहीं है। तो यह भाव पैदा हुआ, लेकिन उस काम को खड़ा करने के लिए मैं जब सोचता था तो फिर पीछे हट जाता था। मेरे एक मित्र हैं, वो भी काफी समय दिए संगठन में, श्री प्रवीण गुंजन जी, वो उस काम के लिए मुझे प्रेरित किए कि मनोज जी इस काम को आप ही कर सकते हैं। और मैं 2 साल से लगातार उस काम पे सोचता था और पीछे हट जाता था। उसके बाद से उस काम को मैं शुरू किया और आज के डेट में वहां पे बहुत सारे स्थानीय लोगों का और सामाजिक वर्ग का, प्रशासन का भी काफी सहयोग प्रदान हो रहा है और वह बड़ी दिव्य और भव्य कार्यक्रम हर वर्ष जो है 3 दिवसीय संपन्न हो रहा है और आगे यह और दिव्य स्वरूप लेगा। ये जिस दिव्यता और भव्यता की आप बात कर रहे हैं, ये इतनी आसानी से आता नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे प्रयास होते हैं, बहुत सी चुनौतियां होती हैं। तो जब आपने शुरुआत की होगी तो उस समय आपको भी तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। क्या क्या चुनौतियां थी जब आपने एक शुरुआत की, वहां के लोगों से मिले और आपने कहा कि हम एक ऐसा आयोजन करना चाहते हैं, उन चुनौतियों के बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, स्थानीय लोगों में तो पहले एक ये रहता था कि जो वहां पे कृषि योग्य भूमि थी उसका कटान हो जाता था, अभी भी होता रहता है। तो लोगों के मन में जो है इस प्रकार कोई श्रद्धा का भाव नहीं था। तो एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि उनके मन में जो है मतलब मां नारायणी के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं था, श्रद्धा का भाव नहीं था। तो उनके मन में कैसे श्रद्धा का भाव पैदा किया जाए। उसके बाद से जो वहां पे कार्यक्रम का स्थान है, वहां कोई इस प्रकार का मूलभूत कोई सुविधा नहीं थी। उसको धीरे धीरे वहां पे विकसित करना और अस्थायी रूप से वहां पे सुविधाओं को खड़ा करना, यह दूसरी बड़ी चुनौती थी। उसके बाद से एक जैसे हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं तो तमाम छोटी छोटी चीजें जो है, वो वीरान सा जगह है, नदी का किनारा है और उन जगहों पे लोगों को जाना, रात को रुकना, खास करके जो कार्यक्रम का समय होता है या बहुत ठंड का समय होता है, इस प्रकार की बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अभी जैसे हम लोग जब कार्यक्रम शुरू किए 1-2 साल करने के बाद से कोरोना काल आ गया, तो कोरोना काल में लगा कि अब हम लोग यहाँ पे क्या करें। जैसे एक चैन बना, कार्यक्रम करते जा रहे हैं हम लोग, लोगों का एक श्रद्धा भाव है, वहां पे लाख की संख्या में लोग 2018 में पहुंचे। उसके बाद से कोरोना काल जब आया 2021 में, तो तमाम श्रद्धालुओं से बातचीत होती थी और लोगों को लगता था कि हम लोग तो इस बार स्नान कैसे करेंगे। तो एक मन में विचार आया कि हम लोग क्यों नहीं लोगों के घर में जो है, हम लोग खुद ही जो है सामाजिक कुंभ की जो टीम है उसके कार्यकर्ता कुछ पात्र में जल भर के और लोगों के घरों तक पहुंचाए। तो फिर हम लोगों ने कहा कि इतना हम लोग पहुंचा कैसे पाएंगे। तो स्थानीय जगहों पे जो लोग आते हैं उसको हम लोगों ने चिन्हित किया कि कहाँ से लोग आते हैं, एक अनुमानित तौर पे, और उसमें 1 लाख परिवारों तक मां नारायणी का जल पहुंचाने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा। और वो 2 महीने से ऊपर का अभियान लिया हम लोगों ने। 29 नवंबर से 10 फरवरी तक का वो अभियान चला करके, और सबसे पहले हम लोग अयोध्या जल लेकर के गए और वहां से उसके बाद से लोगों के घरों तक जल पहुंचाना, और उसका जो है मीडिया ने भी काफी सहयोग किया। लोगों को हम लोगों ने बताया कि आपको अगर जल की आवश्यकता है तो उसके लिए हम लोगों ने कॉल सेंटर तक भी लगाया कि लोग फोन करते थे तो हम लोग जल लेकर के जाते थे उनके घर पे, और 1 लाख परिवारों में हम लोगों ने उस समय जल पहुंचाने का काम किया था। इस तरह का भी हम लोग उस पर एक प्रयास करते हैं। चलिए, उन चुनौतियों का सामना किया आपने और चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़े और अब एक दिव्य आयोजन वहां पर हो पा रहा है। निश्चित तौर पे मैं जहां तक समझ पा रहा हूं वहां पे पर्यटन भी काफी बढ़ा होगा पहले की तुलना में, 6 साल पहले जो स्थिति रही होगी, और उसका रोजगार भी स्थानीय स्तर पे लोगों को मिल रहा होगा।
और इससे लोगों की मानसिकता में भी काफी बदलाव आया होगा। इन तीनों चीजों में आपकी क्या वहां पे ऑब्जर्वेशन है, क्या चीजें आप देख रहे हैं, क्या वाकई पर्यटन बढ़ा है, रोजगार मिला है, लोगों की मानसिकता बदली है? जी, निश्चित रूप से लोगों की मानसिकता भी बदली है। वहाँ एक जो आगे के दिनों में एक धार्मिक स्थल के साथ पर्यटकों का वहाँ पे आने का जो संख्या है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है, और लोगों को आने वाले दिनों में वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में रोजगार का अवसर भी पैदा होने वाला है। अभी भी इधर जब से हम लोगों ने ऐसा प्रयास किया है तो वहाँ रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। तो जो कुछ आप लोगों ने अब तक किया है, इसके आगे भी बहुत सारी योजना होगी आप लोगों की करने की। मां नारायणी का इस तरीके से उद्धार हो कि एक बड़े पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो। चूंकि यूपी बिहार के बॉर्डर पे है तो उसका अपना एक महत्व है। तो और क्या क्या कार्य योजना आपकी है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? किस तरीके से उसको और विकसित करने की इच्छा है आप लोगों की? देखिए, हम लोग 3 दिवसीय जो मां नारायणी सामाजिक कुंभ का आयोजन होता है उसके अंतिम दिन प्रत्येक 2018 से हम लोग एक प्रस्ताव पारित करके और सरकार को अवगत कराते रहे हैं, और उस पत्र के माध्यम से हम लोगों ने जो वहाँ पे अवगत कराया, तो कुछ वहाँ पे छोटे मोटे विकास के काम हुए हैं, कुछ जगह भी चिन्हित हुए हैं कि कहाँ पे क्या करना है। और आने वाले दिनों में पर्यटन मंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी उस पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है। माननीय नगर विकास मंत्री जी ने भी उस कार्यक्रम को संज्ञान में लिया है, और सभी लोगों ने इस बात का आश्वासन दिया है कि आने वाले दिनों में उसको एक बड़े धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए सरकार भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देगी। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जिस दौर में राजनीति का पर्याय बन चुका है बांटना। राजनीति शब्द को नकारात्मक तौर पे लिया जाता है, और ऐसे विषम दौर में ऐसे एक युवा नेतृत्व भी हम लोगों के पास उभर करके आ रहा है, और खास करके हमारे अंचल में उभर करके आ रहा है, जो राजनीति को रचना धर्मिता से जोड़कर देख रहा है, जो राजनीति को सृजन का पर्याय बना रहा है, और जो राजनीति के साथ सामाजिक हस्तक्षेप में विश्वास रखता है। मनोज जी, जो हमारे युवा राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में आना चाहते हैं, जो आपके अपने अनुभव हैं उनको लेते हुए उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं उन नौजवानों को यही कहना चाहूंगा कि आप अपना दौड़ लगाते रहिए, और उसमें जो आपको खींचने वाले लोग हैं, जब आप दौड़ते रहेंगे तो आपके साथ वो लोग जो है फिर दौड़ में शामिल हो जाएंगे। दूसरा चीज ये है कि आज जब कोई भी युवा राजनीति की सोच रहा है और राजनीति में जैसे कदम बढ़ाता है, बहुत सारे ऐसे समाज में तत्व हैं कि जो एक जहर का इंजेक्शन लेकर के घूम रहे हैं, वो है जातिवाद का, जातीयता का, और वो बहुत सूक्ष्म लोग हैं, बहुत कम संख्या में लोग हैं। और हमारा जो मजबूत भारत पूरी दुनिया के विश्व पटल पर उभर रहा है, इसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है, और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उन लोगों ने रास्ता चुना है, वो जातिवाद का जहर, और उसको सिरिंज में लेकर के घूम रहे हैं। और ऐसे नौजवान जो एक आने वाले दिनों में, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो या व्यवसाय का क्षेत्र हो या समाज जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, वहां कुछ अगर वो करना चाहता है और उसके अंदर क्षमता है, तो उस जहर के माध्यम से उसकी क्षमता को कम कर दिया जा रहा है। मैं नौजवानों से अपील करना चाहता हूं कि उन शख्सियत से जो ऐसे लोग जो है जहर लेकर के घूम रहे हैं, उनसे सावधान रहें। बहुत अच्छी बात आपने कही। कुशीनगर के अलावा, कुशीनगर से बाहर भी कुछ इस तरह का, कुछ सृजनात्मक, कुछ रचनात्मक, कुछ करने का आप लोगों की, कुछ करने की योजना है? देखिए, अभी इस बार जो हम लोगों ने मां नारायणी सामाजिक कुंभ में प्रस्ताव पारित करा था, तो उसमें ये हम लोगों ने किया कि इस मां नारायणी को, इसे, ये तो धार्मिक महत्व है, हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, लेकिन इस स्थान को, जो पनियामा मां नारायणी का तट है, इसको एक बड़े धार्मिक स्थल के रूप में पूरे भारत के उस पे पटल पे उसको लाने का जो हम लोगों ने प्रयास शुरू किया है, और वही हम सामाजिक कुंभ की पूरी टीम का सोच और सपना है कि हम उस स्थान को जो है पूरे भारत के पटल पर ला सकें। और उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग जब अभी पिछली बार जल वितरण का कार्यक्रम जिसका मैंने जिक्र किया आपसे, तो उसको हम लोग गोरखपुर में भी लेके गए थे, अयोध्या में भी लेके गए थे, देवरिया में भी लेके गए थे, महाराजगंज से बड़ी तादाद में लोग वहां जाते हैं, बिहार के तमाम मंदिरों में, नेपाल में भी हम लोग लेकर के गए थे। तो इस तरह का एक हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और हम लोगों का यही है आगे के दिनों में
देश की राजधानी दिल्ली में, लखनऊ में माना रानी के महत्व को लेकर के और ऐसे कार्यक्रम भी आयोजित करने का हम लोगों का एक योजना है। तो विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का हिस्सा रहे हैं। एक लंबा समय आपने दिया है, राजनीति को भी दिया, समाज को भी दिया। निश्चित तौर पे कुछ महत्वाकांक्षाएं भी होती हैं। आपकी कोई महत्वाकांक्षा अगर हम मनोज जी से जानना चाहें? देखिए, इस तरह का कोई मेरे अंदर सोच नहीं है, ना ही कोई महत्वाकांक्षा है। बस ये है कि आप कोई अगर अपेक्षा रखते हैं तो उसके बाद से वहीं कष्ट का भाव पैदा होता है। और मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि पद और प्रतिष्ठा, अगर समाज में आप काम कर रहे हैं तो पद और प्रतिष्ठा, और देश में कुछ ही ऐसे लोग हैं जिनको पद पूरे जीवन भर मिलता रहा है, लेकिन प्रतिष्ठा अगर आपकी बनी है और प्रतिष्ठा मिल रही है तो वो पूरे जीवन भर मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि वही बस प्रतिष्ठा में ही जो है वो संपूर्ण महत्वाकांक्षा, आकांक्षा, अपेक्षा सारी चीजें निहित हैं। अगर आपको प्रतिष्ठा मिल रही है तो वो पूर्ण है। मनोज जी कैसे अपने आप को मेंटेन करते हैं? मैं पत्नी तो है नहीं, तो वो सारी चीजें मतलब अपने आप को, दिनचर्या क्या रहती है, कैसी सामाजिक चर्या रहती है आपकी? देखिए, हम लोग जब विद्यार्थी परिषद में काम कर रहे थे तो जीवन कैसे जीना है, यह इतनी बड़ी बड़ी कार्यक्रम, इतनी बड़ी बड़ी चुनौतियों को कैसे अपने उससे उबर जाना है, तो ये सारा चुनौती और जो जीवन जीने की कला है ना, हम लोग वहीं से सीखे हैं। अभी आजादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, उसमें भी आपने कुछ गतिविधियां की थी, थोड़ा उसके बारे में बताएं, क्या एक्टिविटीज थी वो? आजादी के अमृत महोत्सव में 75 कार्यक्रम हम लोगों ने लिया था और उसमें 7500 दीप दान से हम लोगों ने उस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था और उसके बाद 7500 दीप दान से उस कार्यक्रम का समापन साल भर तक चलता रहा। बीच में दीपावली के अवसर पर हम लोगों ने 75,000 दीप माना रानी के पनियावा तट पर जलाया था। बहुत दिव्य और भव्य कार्यक्रम हुआ था और माना रानी सामाजिक कुंभ स्थल से चौरी चौरा तक 2 दिवसीय पदयात्रा पिछले सितंबर में हम लोगों ने किया था और इस प्रकार के 75 कार्यक्रम हम लोगों ने वर्ष भर किया था। उसमें वृक्षारोपण और प्रतियोगिताएं, तमाम प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। लाउड स्पीकर 90 FM का जो हमारा ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो हमारे दर्शक इसको देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, चूंकि आपने अपने सारे प्रयासों के बारे में और माना रानी जो सामाजिक कुंभ है उसके बारे में बताया, तो हमारे उन दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? उनको बुलाना चाहेंगे केवल महोत्सव देखने के लिए या सामान्य दिनों में भी जाकर के देखना चाहिए? उसके बारे में जो कुछ भी आप हमारे दर्शकों से कहना चाहते हो। माना रानी अविरल और स्वच्छ नदी है। एक माना रानी नदी का एक महत्व है कि उसके किनारे कोई भी गंदा नाला नहीं बहता है और अपने उत्तर प्रदेश के अंदर जितना स्थान प्रवाहित है लगभग हर जगह बहुत ही प्राकृतिक है और धर्म की दृष्टि से, अपने पुराणों की दृष्टि से सबसे बड़ी बात है कि भगवान जी उसी में निवास करते हैं। शालिग्राम भगवान जिनकी हम पूजा करते हैं उसी माना रानी में पाए जाते हैं और हम सभी को, जितने भी सनातन संस्कृति के लोग हैं, सभी को कहीं कहीं जो है माना रानी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। और मैं FM चैनल के सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम जब होता है उसमें भी आवें और वर्ष भर माना रानी का तट, चाहे वो पनियामा हो या तमकुही हो या आप नेपाल का जहां भी माना रानी का तट है, आप जाकर के माना रानी का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। सामान्य दिनों में भी वहाँ काफी भीड़ भाड़ होती होगी, प्रतिदिन लगभग कितने लोग आते हैं नदी को देखने के लिए? वहाँ पे लोग धार्मिक दृष्टि से विभिन्न पर्व पे, अपने सनातन संस्कृति में कोई न कोई पर्व प्रतिदिन रहता है और हमको लगता है कि 4 से 5 हजार लोग जो है प्रतिदिन अपना जो है, कुछ लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए, कुछ अपना पूजा पाठ संपन्न करने के लिए। उस अतिरिक्त वहाँ उस इलाके में मुझे लगता है कि सबसे बड़ा वो एक अंत्येष्टि स्थल भी है, तो उस वहाँ जो है धार्मिक दृष्टि से काफी लोगों का जमावड़ा होता है। किसी दिन 10,000 भी लोग आ जाते हैं, इस प्रकार का। बिहार और नेपाल से भी लोगों का आना होता है उधर? जी, नेपाल से थोड़ा सा कम लोग आते हैं, लेकिन बिहार से चूंकि वो सटा इलाका है और बिहार का कुछ इलाका उत्तर प्रदेश में इधर नदी के इस पार है, तो वो सारे लोगों का जो है वहाँ पे आना होता है। उधर से भी लोग आते हैं, चूंकि एक बड़ा वो सांस्कृतिक स्थल हो गया है, इस नाते जो है वहाँ का लोगों का आना जाना लगा रहता है। चलिए फिर एक बार सामाजिक बातचीत से राजनीतिक बातचीत की तरफ आते हैं। एक जो दौर चला है, मतलब ये पिछले 5-7 सालों के अंदर देखा जा रहा है, धार्मिक ग्रंथों को गाली देना,
देवी देवताओं को गाली देना, और खास करके उसी कम्युनिटी से, उसी हिंदू कम्युनिटी से जहां जिसके लिए हमारे आस्था के केंद्र जो धार्मिक ग्रंथ रहे हैं या जो देवी देवता रहे हैं, क्या है, क्या लगता है ये इसके पीछे रीजन क्या है, क्या कारण है, क्यों इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है? देखिए, ये लोग सर्प हैं जहरीले, और इनके पीछे देखिए कि जो इस तरह का जहर पैदा कर रहे हैं, समाज के अंदर जो जहर घोल रहे हैं, उनके उनके सिर्फ आप उनके पारिवारिक इतिहास देखिए। अब मैं नाम लूंगा तो बहुत बड़ी लिस्ट है। तो वो क्या है कि वो अपने मंत्री हैं तो सांसद हैं, तो उनका लड़का विधायक है। अगर वो विधायक हैं तो लड़का सांसद है, वो मंत्री हैं तो लड़का एमएलसी है, पार्टी में अध्यक्ष वो है, उपाध्यक्ष उनका लड़का है, महामंत्री उनका लड़का है, फिर कोई और पद है वो उनकी लड़की है। तो इस प्रकार के लोग पूरे मतलब ये पार्टी जो खड़ा किए हैं, वही समाज में जहर घोलने के लिए एक जो उनका बैनर है, जिसके माध्यम से वो समाज में जहर घोलते हैं, और उस बैनर के नीचे पूरा परिवार जो है उसमें स्वार्थ का जो है फसल काट रहा है। तो इस प्रकार के जो लोग हैं ना, उनसे समाज को सजग होना पड़ेगा, और ये बहुत बड़ी चुनौती है इस दौर की। सबसे कारण क्या है, क्यों ये आखिर क्या कारण है? अभी तक तो ये मुद्दे, मतलब अगर 10 साल पहले देखें तो इतने थे, किसी दौर में उठाया जाता था, ये इस तरह की बातें होती थी जातिगत, लेकिन बीच में बिल्कुल शांत था। लेकिन ये पिछले 5-7 सालों में इतना ज्यादा एक्टिव क्यों हुआ है? देखिए, इसके मूल में मुझे लगता है कि केवल और केवल जो है वो राजनीतिक स्वार्थ है। और राजनीतिक स्वार्थ इसलिए है कि पिछले काफी दिनों से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और लगातार जो अकल्पनीय कार्य थे इस देश के अंदर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण, ये जो है उस प्रकार के जहल घोलने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कश्मीर में धारा 370 हटाना, वो किसी भी ऐसे जहर घोलने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। और इस चीज को, सबसे बड़ी बात है ना कि देश की जनता इस बात को समझ रही है कि मेरा देश प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे जा रहा है, और पूरी देश की जनता जो है खड़ी है उनके पीछे। अब इन जहर घोलने वालों के पास जब कोई विकल्प नहीं है, तो ये जातीयता का सिरिंज लेकर के जहर घोल रहे हैं पूरे समाज में, और उनका असली मकसद है अपना निजी स्वार्थ, कि हमारी राजनीति की फसल जो है वो जो बर्बाद हो रही है या बर्बाद हो गई है, उसको कैसे उपजाऊ बनावे। इसी के लिए इस प्रकार के जो है जहर का प्रयोग किया जा रहा है समाज के अंदर। मतलब आपका ये मानना है कि पूरी तरह से पॉलिटिकल है ये मामला, और राजनीतिक रोटियां सेकने का। कोई और बात जो हम पूछ ना पाए हो, जो आप बताना चाहते हो, कहना चाहते हो? नहीं, बहुत सारी बातें हैं, जैसे राजनीति का जो आज वर्तमान परिवेश में है, आपने पूछा। और खास करके मैं आज इस अवसर पर अपने युवा साथियों को जो समाज के किसी भी क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, उनको इस तरह की चुनौतियों को, जैसे राजनीति में अगर जाना चाहते हैं तो समाज में जहर घोलने वाले लोग जो है लेकर के खड़े हैं कि भाई पकड़ा देंगे और जाओ, ये नहीं ये करना है, उन चीजों से आगे आए। दूसरा, वो अगर अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं कि हम पढ़ाई करें, नौकरी पाएं, तो आज के नौजवानों को मैं एक सलाह देना चाहूंगा कि वो नौकर बनने की कम सोचें, मालिक बनने की ज्यादा सोचें। और ये आज की आवश्यकता है, स्टार्टअप्स की बात जी। और इससे जो है हम पूरी दुनिया को हम देखें कि अगर हम मालिक बनने की सोचने लगेंगे, तो हालांकि इस चीज को अगर अलग से बाद में कभी विस्तार से बात हो, तो अगर हम मालिक बनने की सोचने लगे तो निश्चित रूप से इस देश के लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम होगा, और उसमें हमारा योगदान होगा। इन नौजवानों को आज मैं यह अपील करना चाहूंगा। आज हम लोगों ने बातचीत किया युवा नेता, युवा सामाजिक कार्यकर्ता, और यूं कहें कि एक युवाओं की टीम लेकर के एक सांस्कृतिक मुहिम चलाने वाले मनोज पांडे जी से। ढेर सारी बातें हुई, इनके राजनीतिक पक्ष पे बात हुई, सामाजिक पक्ष पे बात हुई, उस पीढ़ी का नेतृत्व वो कर रहे हैं, उस युवा सोच का नेतृत्व कर रहे हैं कि जिसमें जरूरी नहीं है कि टिकट मिलने ना मिले तो पार्टी बदल दिया जाए, पार्टी के साथ उसी निष्ठा से जुड़े रहना चाहिए। उस पीढ़ी का नेतृत्व कर रहे हैं जो राजनीति में भी सामाजिक हस्तक्षेप में विश्वास रखता है। आपसे बातचीत करके बहुत खुशी हुई, और निश्चित तौर पे हमारे श्रोताओं को भी बड़ा अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ आज लाउड स्पीकर 19 FM के इस कार्यक्रम से
के सभी दर्शकों से हम अनुमति चाहेंगे। नमस्कार। लाउड स्पीकर 90 FM बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ 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 जरा झूम के बजाओ।